शादी के 5 साल हो जाने के बाद भी मेरा साला बाप नहीं बना था। बचपन में की हुई गलतियों से उसे शारीरिक कमजोरी थी, जिस कारण वो अपनी पत्नी की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता था। इस वजह से मेरे साले से उसकी पत्नी प्रेग्नेंट नहीं हो पाई थी। मेरी सास को घर का वारिस चाहिए था, क्योंकि मेरा साला घर का इकलौता बेटा था। मेरे ससुराल में मेरी सास, मेरा साला और उसकी पत्नी दीप्ति रहती है। दुनिया में सबसे बड़ा दुहक किसी औरत का बाज कहलाना है। मेरे साले की पत्नी दीप्ति भी सोच रही है कि किसी तरीके से प्रेग्नेंट हो जाए ताकि उसकी जिंदगी सही हो जाए। मेरा साला भी यही सोचता है। उसे लगता है कि अगर दीप्ति मुझे छोड़कर चली गई तो दूसरी कोई लड़की मुझसे शादी नहीं करेगी। बड़ी मुश्किल से उसकी पहली शादी हुई थी। शादी बचाना मेरे साले के लिए जरूरी है। घर को उसका वारिस दिलवाने के लिए ये परिवार सब कुछ करने को तैयार है। मेरी सासू माँ ऐसी प्लानिंग में काफी तेज थी। हर मर्ज की दवा होती थी उनके पास। उनके पास हर एक चीजों का सलूशन है। किससे कौन से काम करवाने हैं वह बड़े अच्छे तरीके से जानती है। और जब अपने खानदान के वारिस की बात आई तो उनका दिमाग चलने लगा और फिर उन्होंने मुझे फोन किया। मैं पूना में रहता हूँ और प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, कभी कभार ही घर जाना होता है। हम लोग कानपुर के रहने वाले हैं और मेरा ससुराल लखनऊ है। एक दिन की बात है, मेरी सासू माँ का फोन आया कि दामाद जी आपसे काम है, आपकी मदद चाहिए, आप 1 हफ्ते के लिए यहाँ पर आएं। मेरी वाइफ भी बोली कि आप चले जाइए, कोई जरूरी काम है, तभी आपकी सास ने आपको बुलाया है। मैं यही रुकती हूँ क्योंकि बच्चों की पढ़ाई का सवाल है। मेरी पत्नी ने कहा आप अकेले चले जाइए और जाकर देखिए कि मम्मी को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, वह सब आप हल कर दीजिए। मैंने तत्काल टिकट से कानपुर के लिए ट्रेन पकड़ लिया। जब मैं ससुराल पहुंचा तो मेरे साले साहब नहीं थे। मेरी समझदार सास ने चौकीदार को पहले ही छुट्टी दे दी थी। तो चौकीदार यानी मेरे साले साहब तो जयपुर पहुंच गए अपने दोस्त के पास। घर में जब अपनी बीवी को अकेले छोड़ेंगे तभी तो कुछ होगा। मेरे ससुराल में साली की बीवी दीप्ति और मेरी सासू माँ दोनों थी। रात को 8 इस विषय पर बातचीत हुई। सासू माँ ने मुझे खुलकर सारी बात बता दी। मेरी सास बोली कि अगर दीप्ति माँ नहीं बन पाती है तो मेरे खानदान के लिए बहुत मुश्किल भरा समय आ जाएगा। आपको पता है आपका साला इतना सक्षम नहीं है, तो इसलिए इस घर को एक वारिस चाहिए। इसलिए आप मेरी मदद कीजिए। पहले पहले ये सब सुनकर मुझे थोड़ा अटपटा सा लगा, पर एक तरफ से ठीक भी लगा था, क्योंकि सासू माँ जब हमें खुद अपनी बहू को सौंप रही है, यानी कि एक मर्द को दूसरी औरत मिल रही हो खुदाई करने के लिए, तो मर्द के लिए इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है। दोस्तों, मैंने सासू माँ को बोला कि बाद में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। उन्होंने कहा नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरी सास ने कहा बस आप दीप्ति की गोद भर दीजिए और आपका साला बाप बन जाए और घर की बात घर में रह जाए। उसी समय मेरे साले की बीवी दीप्ति भी आ गई। तो सासू माँ बोली कि जमाई जी आपके सामने दीप्ति से पूछ लो कि उससे कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने भी दीप्ति से उसी समय पूछ लिया कि दीप्ति आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। दीप्ति अपनी गर्दन झुकाते हुए बोली कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इस घर को उसका वारिस दे सकूं, यही एक बहू का फर्ज होता है। दीप्ति की बात सुनकर सासू माँ के चेहरे पर मुस्कान थी। फिर सासू माँ बोली आप दोनों यहाँ 7 दिन के लिए रहो, मैं भी अपने मायके जा रही हूँ, रात की ट्रेन है और आपका साला भी अगले हफ्ते आएगा। सबसे हैरानी की बात तो थी कि मेरी पत्नी को भी पता था कि ससुराल में मेरी उसके भाई की बीवी से खुदाई होगी। अब मेरे हाथ में लड्डू ही लड्डू। सासू माँ अपना बैग लेकर ऑटो में बैठी और स्टेशन चली गई।
दीप्ति बोली कि आप आराम कीजिए, मैं अभी आती हूँ। दीप्ति करीब आधे घंटे बाद कमरे में आ गई, दरवाजा बंद किया और मेरे सामने खड़ी हो गई और अपना दर्द मुझे बताने लगी। अपनी आप बीती बताते और पति के होते हुए भी प्यासी दीप्ति के आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर मैं बेड से उठ खड़ा हो गया और दीप्ति को गले लगा लिया। मैंने कहा, अब मत रोवो, मैं आ गया हूँ। आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वो सारी खुशियाँ मिलेगी जो आपको चाहिए, जो आपको अपने पति से नहीं मिल रही है। धन दौलत की मेरे ससुराल में कोई कमी नहीं थी। मेरा ससुर बहुत प्रॉपर्टी छोड़कर गया था अपने एकलौते बेटे के लिए। सब कुछ है आपके पास, बस एक बच्चे की कमी है जो मैं आपको दूंगा, जिससे आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। अब मेरे ससुराल में उनके पूरे घर में सिर्फ मैं और मेरे साले की बीवी दीप्ति थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो देखा कि दीप्ति अपने रोजमर्रा के काम, घर की साफ सफाई आदि करने में लग गई थी। अचानक से उसी समय मेरा फोन बजने लगा और जैसे ही फोन उठाया तो मेरा फोन बंद हो गया था, क्योंकि उसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी। मुझे फोन पर जरूरी बात करनी थी, इसलिए अपने बैग में फोन का चार्जर ढूंढने लगा तो मेरे बैग में चार्जर नहीं था। मैं अपना बंद फोन लेकर दरवाजे खोलते हुए रूम से निकला और फिर दीप्ति ने मुझे बंद फोन लिए देखा और वे मुझसे पूछने लगी, अरे आप मोबाइल चार्जर ढूंढने रहे हो क्या? मैंने कहा, हाँ, मैं अपना मोबाइल चार्जर घर ही भूल आया हूँ। दीप्ति ने कहा, कोई बात नहीं, आप मेरा चार्जर ले लो। फिर दीप्ति चार्जर लेने जाने लगी तो मैंने दीप्ति से कहा, तुम तकलीफ क्यों कर रही हो, मुझे बता दो, मैं चार्जर ले लूंगा। दीप्ति बोली कि मेरी सास ने मुझे कहा है कि मैं आपका पूरा ख्याल रखूं, और फिर मुस्कुराते हुए दीप्ति अंदर गई और अपना चार्जर मुझे लाके दिया। ये लीजिए, अब आपका मोबाइल चार्ज हो जाएगा। अपने कमरे में मोबाइल को चार्जिंग पर लगा दिया और दीप्ति ने रसोई से पूछा कि आपको खाने में क्या पसंद है। मैंने कहा, कुछ भी बना लो, मेरी सास ने मुझे आपको खुश रखने को कहा है, तो खाना भी वही बनेगा जो आपको पसंद है, और सास की कही हर बात माना मेरा फर्ज है। क्योंकि मेरा मोबाइल चार्ज हो रहा था तो मैं घूमने के लिए घर की छत पर चला गया। कुछ देर बाद जब मैं वापस आया तो मुझे पानी के गिरने की आवाज आई। मैं पानी की आवाज की तरफ गया तो देखा कि दीप्ति बाथरूम में नहा रही थी। बाथरूम का दरवाजा खुला था और दीप्ति कोई गाना गुनगुना रही थी। तभी अंदर से आवाज आई, मैं नहा रही हूँ और मैं तौलिया लाना भूल गई हूँ, तो आप प्लीज दे दोगे क्या, बेडरूम में है। मैंने कहा, ठीक है, मैं ला देता हूँ। फिर मैं बेडरूम में गया तो देखा कि बेड पर उनकी एक ट्रांसपेरेंट नाइटी, संतरों को ढकने के लिए रेड थैली, पिंक पैराशूट भी रखी थी। मैंने संतरों को ढकने के लिए रेड थैली को टच किया, फिर तौलिया लेकर दीप्ति को दे दिया और बोला, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। फिर दीप्ति ने बाथरूम के अंदर से कहा कि आप भी नहा लीजिए, खाना तैयार है। मैंने कहा कि हाँ, भूख तो मुझे बहुत लगी है, मैं जल्दी से नहा कर आता हूँ। फिर मैं बाथरूम में घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। झपट कर कपड़े उतारे, शॉवर ऑन कर नहाने लगा। नहाकर जब मैं कमरे में आया और दीप्ति को देखा तो मेरे होश उड़ गए। क्या मस्त लग रही थी दीप्ति, उनकी उस नाइटी में से सब कुछ दिख रहा था। दीप्ति को पहली बार ऐसे देखकर सच में मेरा तो मूड बन गया था। उसके गीले बाल देखकर नागराज फनफनाने लगा था। और फिर हम दोनों ने साथ कहना खाया। खाना कहते हुए मेरी नजर दीप्ति से हट नहीं रही थी। मैं संतरों को देखे जा रहा था। दीप्ति भी जान चुकी थी कि मैं कहाँ देख रहा हूँ। फिर हम दोनों ने खाना खत्म किया और फिर मेरी दीप्ति से कोई बात नहीं हुई और दीप्ति ने भी मुझसे बात न करके बस मुझे संतरों का एहसास कराती रही। वे कभी झुककर संतरे दिखाती तो कभी घूमकर ढिकी के जलवे दिखाने लगती। मैं घर पर दीप्ति के साथ अकेला मर्द था तो दीप्ति ने मुझे बेडरूम में अलमारी के ऊपर रखे कुछ सामान को निकालने के लिए बुलाया।
मैं अंदर गया और बेड को थोड़ा खिसकाकर साइड में करने लगा और तभी दीप्ति का एक कंगन बेड के नीचे चला गया था। तो फिर मैंने पहले अलमारी से दीप्ति का बताया सामान उतारा, फिर बेड साइड में खिसकाने लगा ताकि बेड के नीचे गई हुई चीज को निकाल सकूं, मगर दीप्ति का बेड बहुत ही ज्यादा भारी था, मुझसे अकेले साइड में नहीं हो रहा था। तो तभी दीप्ति बोली कि आप रुक जाओ, मैं भी ताकत लगाती हूँ। फिर दीप्ति भी मेरे साथ लगी, तब भी बेड अपनी जगह से नहीं हिला। फिर दीप्ति को आइडिया आया कि तुम बेड के कोने वाले हिस्से को साइड में कर दो तो उतने में ही अपना काम हो जाएगा। दीप्ति के कहने से मैंने फिर से ट्राई किया, मगर बेड बहुत भारी था, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने फिर दीप्ति से कहा कि मैं आगे से धक्का देता हूँ, तुम मुझे पीछे से पकड़कर धक्का दो तो शायद उससे हो जाए, ये सही रहेगा। बोलते हुए दीप्ति ने मेरी कमर को पहले पकड़ा और धक्का लगाया, मगर कुछ नहीं हुआ। दीप्ति बोली एक और ट्राई करते हैं। फिर दीप्ति ने मुझे पीछे से जोर से पकड़ लिया, बिल्कुल एकदम हक करके कस लिया, जिस वजह से संतरे मेरी पीठ पर पूरी तरह से दब गए थे और वो मुझे धक्का दे रही थीं, तो गुफा वाला हिस्सा भी मेरी डिक्की में लग रहा था। मुझे में एक अजीब सी हलचल होने लगी थी। मैं संतरों की घिसाई को महसूस करता रहा था और दूसरी तरफ बेड 1 इंच भी हिलने का नाम नहीं ले रहा था। 3-4 बार ऐसा करने के बाद दीप्ति बोली, आप हटो, मैं आगे आ जाती हूँ, आप मुझे पीछे से धक्का दो। मैंने दीप्ति की बात में बात मिलाते हुए वैसे ही किया। मैंने दीप्ति की कमर जैसे ही पकड़ा तो दीप्ति बोली, अरे जैसे मैंने आपको पकड़ा था वैसे पकड़ो। दीप्ति ने मेरा हाथ पकड़कर अपने पीछे से पूरा सटा लिया और कहा कि पूरा जोर लगाओ जिससे बेड शायद सरक जाए। मैंने दीप्ति को टाइट पकड़ा और मेरे शरीर का दीप्ति के बदन से गर्म रगड़ी से मेरा तापमान बढ़ने लगा। ये मस्त एहसास मुझे गर्म कर रहा था। बेड को हिलने के लिए मैं दीप्ति को आगे पीछे करके धक्का दे रहा था, जिससे नागराज फनफनाने लगे थे और डिक्की में प्रवेश करने को उतावला हो रहा था और मेरे दोनों हाथ संतरों पर जम गए। अब तक दीप्ति को भी सब समझ आ रहा था, पर वो बस मुझे स्माइल दे रही थी। फिर मैंने और जोर का झटका मारा तो अचानक से बेड आगे को हो गया। उसी समय दीप्ति के मुंह से चीख निकल गई, आह जरा आराम से। फिर दीप्ति बोली कि लगता है मेरा काम हो गया। फिर दीप्ति बेड के नीचे झुकी और सामान ढूंढने लगी तो चौड़े तरबूज मेरे एकदम सामने थे। ये नजारा देख मेरा हाल बहुत बुरा था। दीप्ति जैसे ही उठीं तरबूज नाजराज से टच हो गए। अचानक दीप्ति ने पीछे देखा और मुझे स्माइल दे दी और फिर दीप्ति ने बेड के नीचे पड़े अपने सामान को निकला और वापस बेड को ठीक करने के लिए फिर से मैंने दीप्ति को टाइट पकड़ा और जोर से झटका दिया और बेड अपनी जगह पर आ गया। और फिर अचानक दीप्ति मुझ में समा गई, क्योंकि दीप्ति की सास और उसका पति 1 हफ्ते के लिए घर से बाहर थे, तो हम दोनों दिन और रात बिना किसी रोक टोक बेड पर कबड्डी खेलते रहते थे। दीप्ति ने मुझ बताया कि उसका पति बचपन की गलतियों की वजह से उससे शादी का सुख नहीं दे पाता था और जिस वजह से वो प्रेग्नेंट भी नहीं हो पाती थी। मैं दीप्ति के होठों पर उंगली रखते हुए कहा, तुम्हारी सास मुझे और तुम्हें अकेला छोड़कर इसलिए गई है ताकि तुम्हारी गोद भर जाए। अब तुम खुशी बनाने की तैयारी करो, जल्द ही इस घर को वारिस मिल जाएगा। 8वें दिन मेरी सास के आने के बाद मैं अपने घर आ गया और अगले महीने मेरी सास ने मेरी पत्नी को फोन पर बताया कि दीप्ति पेट से है। मेरी पत्नी और उसके मायके वाले बहुत खुश थे इस खबर से।